वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ एक बेसिक लेवल फर्स्ट के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, एक एक करके इन क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइपर्स। तो आइसोडाइपर्स पहले तो हमें पता होना चाहिए आइसोडाइपर्स होते हैं। आइसोडाइपर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी आप न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर देते हैं किसी एटम में, अगर वो दो एटम्स किसी दो एलिमेंट्स के एटम्स में जो आपके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम रहता है तो वो आइसोडाइपर बन जाते हैं आपके। क्या बन जाते हैं वो? आइसोडाइपर। या फिर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस पी, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ए माइनस 2Z। ए यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास, और जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास है C614 है, दूसरा वाला है सोडियम का एटम। तो चलिए इसका हम डबल कर देते हैं। डबल कितना हो गया इसका? 12। तो 14 माइनस 12 कितने आए यहाँ पे डिफरेंस? 2। और इसका हम 11 का भी डबल कर देते हैं, कितना हो गया? 22। तो 23 माइनस 22, ठीक है। यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा? यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 1। तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। आगे देखते हैं बी। बी पार्ट देखते हैं इसका, इसमें ये नहीं है। बी पार्ट चेक करते हैं। तो बी पार्ट क्या आएगा आपका? बी पार्ट में 24 और मैग्नीशियम का ले रहे हैं हम, ठीक है। मैग्नीशियम का एक आपका एटम है, दूसरा आपका सोडियम का है। तो ये कितना आ रहा है डिफरेंस? 0। और ये कितना आ रहा है? 1। ये भी नहीं है आपका। तीसरा देखते हैं हीलियम का। हीलियम वाले चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 माइनस 4 कितना आ रहा है? 0। और यहाँ 16 माइनस 8 टू 16, ये भी कितना आ रहा है आपका? 0। तो ये आ रहा है आपका सी वाला आंसर आएगा इसमें। कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर इसका आने वाला है आपका। बाकी इसको भी चेक करके देखें। वही मैंने तो ये बताया आपको, आइसोडाइपर में फार्मूला आपने ये लगाना है, ए माइनस 2Z। या हम ऐसे कर सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन में से क्या माइनस कर देंगे? प्रोटॉन। अगर दो एटम्स में अगर ये सेम आएगा डिफरेंस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का, तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेंगे? आइसोडाइपर मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरे। एक्सरे को कौन कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी एक्सरे से बिलोंग नहीं करती? रेडिएशन कैन आयनाइज द गैस। डेफिनेटली हाई एनर्जी रेडिएशन होती है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे। डेफिनेटली ये क्या करेगी? जिस मीडियम से पास करेगी उसको क्या करेगी? आयनाइज कर देगी। तो बिल्कुल सही है भाई। इट कॉज फ्लोरोसेंस इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जिंक सल्फाइड में क्या क्रिएट करती है? फ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोरोसेंस होती है, आपने देखा होगा स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ये एक फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है। इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इवन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि हमारी एक्सरे क्या है? ईएम वेव्स हैं। क्या है? ईएम वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और जब भी ये प्रोपेगेट करती है तो उसकी प्रोपोगेशन में आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये बिल्कुल गलत है। सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पे गलत है। इट वेवलेंथ इज शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है एक्सरे की, और अल्ट्रावायलेट की कम होती है। तो एनर्जी और का भी रिलेशन क्या है अभी? ये रिलेशन है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी। तो बिल्कुल सही है। तो ये डी भी सही है। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी आपकी गलत आएगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द रेशियो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल इज। तो स्पेसिफिक चार्ज हम जानते हैं क्या होता है? ई ओवर एम। आप किसके बीच में निकालेंगे? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में। तो प्रोटॉन का ऑलमोस्ट हम चार्ज कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, और मास भी अगर 1 लें तो 1 आएगा। और अल्फा पार्टिकल में हमारे पास अगर उसका हम निकालते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, ये प्रोटॉन के लिए निकाला, ये अल्फा पार्टिकल का निकाला, तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है डेट इज 2 टाइम, और मास क्या होता है? 4 टाइम। क्योंकि होता है क्या, देखिए अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम से दो के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो हमारे पास बनेगा He2 प्लस। और He2 प्लस कैसा होगा? ये
इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये चार्ज इसका 2 और तो कितना आया 1/2 आया। अब इनका क्या लेना, हमने रेशो लेना है। ठीक है, तो रेशो किसका, प्रोटॉन और अल्फा के E/m का। तो डेफिनेटली क्या आएगा, ये आएगा 2:1 हो जाएगा। क्या आएगा 2:1, क्योंकि आप इसको करेंगे ऐसे तो ये आएगा 2:2 पर चला जाएगा, 2:1 आएगा रेशो आपका 2:1। इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, तो रेशियो स्पेसिफिक चार्ज इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ए। चेक कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ E/m चार्ज बाय मासेस। तो यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल दे रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देखा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेफिनेटली जिसका मास ज्यादा होगा उसका E/m क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और जिसका मास कम उसका, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होने वाला है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट आएगा ये। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। उसके बाद किसका आएगा, उसका प्रोटॉन का आएगा। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हैवियर होता है, पर उसके बाद आपका आएगा क्या, अल्फा पार्टिकल्स। और लास्ट में आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज क्या होता है, जीरो। जब चार्ज जीरो है, मास तो है न्यूट्रॉन का, पर चार्ज क्या होता है, जीरो। तो डेफिनेटली इसका E/m क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन, उस न्यूट्रॉन के बाद क्या आने वाला है आपका, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद आने वाला है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और हल्का हो जाता है और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट होता है। तो ये आपका इस तरीके से रहेगा E/m का। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मास टू चार्ज रेशो, मास टू चार्ज, ये रेशो दे रखा है किसी कैटाइन के लिए 1.5 10⁻⁻8 kg पर कूलम। व्हाट इज द मास ऑफ कैटाइन, ऑफ दिस कैटाइन। तो बहुत इजी है यार, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मास क्या आ जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई 1.5 10⁻⁻8, या किलोग्राम्स में है तो उसको आप ग्राम में चेंज कर लो पहले। ठीक है, तो ये 3 और ये ग्राम्स क्या बन जाएगा, ग्राम्स कूलम्स। अब हम चार्ज क्या करेंगे यहाँ पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको आपका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है देखिए, इसको सॉल्व करिए। ये आपका यहाँ 10⁻⁻19 है और यहाँ पे कितना आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻⁻19 और यहाँ पे आपका 10⁻5 बचा, तो ये 10⁻⁻24 हो जाएगा। और इसको 16 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो कितना आएगा 22.4 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें 16 और किसको 15 को, तो ये कितना 2.4 आएगा। दिस बिकम्स 2.4, 2.4 10⁻⁻24 क्या आएगा, ये ग्राम्स में आएगा। किस में आएगा, ग्राम्स में। तो यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है आपको, सी ऑप्शन। चेक कर लें आप, सी ऑप्शन इसका रहेगा आपका आंसर। आगे मूव करते हैं। आगे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लग रहा है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑन अल्फा पार्टिकल्स। तो पता है आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कहाँ पे, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे किसकी डिस्कवरी आई थी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो एटम के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय। तो अल्फा पार्टिकल मैंने अभी बताया होता है क्या, अल्फा पार्टिकल हीलियम। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन। इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव emitting radiations, energy of electron remain constant, angular momentum of electron is h/2 pi। तो उसमें बोर मोड उसमें तो ये बात कही गई सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट कहा गया था बोर में। ठीक है, तो यही है इसका स्टेशनरी ऑर्बिट का जो उसने कंसेप्ट दिया था। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता तो अपनी एनर्जी को मीट नहीं करता। वो कब एनर्जी मीट करेगा, जब वो जंप करेगा वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल। अगर वो जंप करता है लोअर से हाई में तो गेन करेगा, हाई से अगर लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो लॉस करेगा एनर्जी आपकी। तो ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव नहीं, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं दे रखी हुई h/2 पाई से, एन टाइम h/2 पाई आएगा। तो सिर्फ बचा कौन सा आपका, सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट होगी आपकी, सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी।
आगे मूव करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हमने देखा हुआ फार्मूला, जब भी हम बोर किसी इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये हमारा आर एंथ रेडियस क्या आता है 0.529 ओवर एन स्क्वायर, ये है हमारा, और इसको याद रखें आप, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है। तो किसकी निकाल रहे हैं आप, थर्ड ऑर्बिट की निकाल रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट की क्या आएगी, थर्ड ऑर्बिट की क्या 9 टाइम हो जाएगी वो, क्योंकि थर्ड के लिए एन की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 9 टाइम हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की। तो ये है इसका ऑप्शन, 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये जो होता है आपका 0.529, ये क्या है, बोर रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, इसको कहते हैं बोर्स रेडियस, ठीक है। तो इसका कितना टाइम वो बढ़ रही है आपकी, 9 टाइम इंक्रीज कर रही है आपकी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth। तो हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो हम जानते हैं अगर हम एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की किसी nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो उसका फार्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर, इसको याद रखें, 2 पाई स्क्वायर me4 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये माइनस में आती है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज है, जेड आपका क्या आता है, जेड होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज हम जानते हैं जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना उसमें उस पे चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो जेड, जेड की जगह यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो सेम थिंग, ठीक है। और एन आपका पता है प्रिंसिपल सेल नंबर है आपका, जिस सेल का होगा उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, अगर फर्स्ट सेल है तो एन की वैल्यू 1 होगी, सेकंड सेल के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड के लिए 3, इस तरह के एल एम एन, और एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये एनर्जी इक्वेशन आपने, तो यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है, ये 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 जेड स्क्वायर या के स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसका सही एक्सप्रेशन ये। 11 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, आयनेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन अर्क्स जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत इजी है, अर्क्स में तो हमें पता है ये आता है, ठीक है, ये आपकी अर्क्स में है। इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे, 10 रेज़ टू पावर किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। किसमें हो जाएगी, जूल में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। सॉल्व करके देखें, ऊपर जाके -7 19, और डेसिमल हटा दिया तो कितना, इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर डेसिमल नहीं हटाना तो 221.8 10 रेज़ टू पावर -19 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गई आपकी जूल्स में। और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो पता है 13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी, तो ये है उसका आंसर, ए विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम लगाएंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। हमने पढ़ा है कि जो आपकी वेलोसिटी रहती है किसी nth सेल में हाइड्रोजन एटम के लिए, उसका जो वैल्यू रहता है वो होता है 2.318 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई जेड ओवर एन, ये फार्मूला आप याद रखें, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जेड, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज आ गया, एन क्या है आपका, तो एन के साथ कैसे वेरी करिए, देखिए इनवर्स, ठीक है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आपकी जेड के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम, सारे हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी पूछी है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड ऑर्बिट में। तो फर्स्ट की क्या बन जाएगी आपकी वेलोसिटी, वो बन जाएगी वी नॉट ओवर 1, और फर्स्ट की, और सेकंड के लिए क्या बन जाएगी वी नॉट ओवर 2, और थर्ड के लिए क्या बन जाएगी वी नॉट ओवर 3। तो रेशियो क्या रहेगा इसमें, रेशियो रहेगा 1:1/2 रेशियो 1/3, तो ये रेशियो रहेगा इसमें, अगर आप इनका सबका रेशियो लेंगे, तो बी ऑप्शन आने वाला है इसका, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि आप सब एक ही एटम के लिए निकाल रहे हैं, वो हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू तो फिक्स होगी आपकी, और 2.31 ये आपका एक नंबर है, ये तो फिक्स है आपका। तो किसके साथ वेरी कर रही है, सिर्फ एन के साथ वेरी कर रही है, तो एन की वैल्यू, और कैसे वेरी कर रही है, एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है न्यूक्लियस से, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, तो हम जानते हैं ये एटम होता है, और ये न्यूक्लियस और एटम, एटम का साइज रहता है आपका ये दिस मच, ठीक है, और इसका जो साइज रहता है आपका
न्यूक्लियस का थोड़ा छोटा रहता है, 10⁻⁻15। अब ये एटम को हम क्या मानते हैं, स्पेरिकल, न्यूक्लियस को भी क्या मानते हैं, स्पेरिकल। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम, अगर हम न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻15 क्यूब। और अगर हम एटम का निकालते हैं तो भी क्या आएगा, यहाँ पे आर क्या आ जाएगा आपका, 10⁻10 की पावर 3। तो ये तो हो गया आपका -45 और ये हो गया -30। अब इनके बीच में कितना 10⁻15, ठीक है, 10⁻15। तो ये इतना टाइम आएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज 10⁻15 टाइम्स किससे, एटम से। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, साइज बता दिया, न्यूक्लियस छोटा होता है और एटम क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पे, एटम के अंदर है, तो उसका साइज ये रहता है मीटर में, और एटम का साइज ये रहता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है आपकी, वो x2, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं हो पाएगी। x2 4x, x 2x/4 है, तो x 2x/4 में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई x, तो कितना चेंज आया इसमें, ये आपका चेंज आया 4x - x/x, ये आया 3x/4। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी है। आपको पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यार हमें जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर 2। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, दैट इज 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आया 3x/2 आ जाएगा आपका आंसर, ये आंसर आने वाला है, ठीक है, 3x/2। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू, दैट इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। इंडिकेट विच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखी है। तो हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी हम जानते हैं, टोटल एनर्जी तो हमारा पता है, फार्मूला क्या होता है, दैट इज -13.6। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू तो 1 रहती है, और 1 का स्क्वायर, और यहाँ ये एन के आपका जो सेल नंबर रहेगा, एन का स्क्वायर। अभी टोटल एनर्जी कहाँ से निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी से आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका टोटल एनर्जी है उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है, दैट इज PE/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, -PE/2। तो आप देख सकते हैं, तो उसको किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये कितना है, -6.8 ओवर क्या कर देंगे 2, तो कितना आया, ये 3.4 आ गया, कितना आया 3.4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी जो है वो ये है 13.6 ओवर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 3.4 माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हुआ, तो एन क्या आएगा, एन आएगा 13.6 ओवर 3.4, तो कितना आया 4। इसको काट के देखिए 4 आएगा यहाँ पे, तो एन कितना आया 2 आएगा, सेकंड बी ऑप्शन। ये डायरेक्ट फार्मूले से किया मैंने, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हुई है। तो इसका सही आंसर आने वाला क्या है, सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 आप पे मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पे। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। बेरिलियम 3+ आयन के लिए आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें सिर्फ टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला पता है, पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली हमें टोटल एनर्जी निकालने का ये है हमारा फार्मूला। अगर हाइड्रोजन लाइक आयन हो तो किस तरीके से निकालते हैं, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कैसे लेंगे, ये आएगा 13.6 ओवर एन स्क्वायर, और ये जेड, ठीक है, ये है हाइड्रोजन लाइक है। तो ये कितना आएगा, -13.6, एन कितना है किसके, इसके लिए एन सेल के लिए, एन KLMN कौन सा आएगा, 4th नंबर, तो ये 4 का स्क्वायर। और बेरिलियम है आपका 3+, तो बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है 4, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये आपस में कट के कितना है -13.6, तो ये आपकी निकल गई। अब आपको निकालनी क्या है,
आपको निकालनी है। इसमें पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी को क्या कर दो, टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी होती क्या है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टू, तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 13.6 में से, तो ये कितना आया आपका, नियर राउंड आएगा -27.2, इसको करके देख लें आप, 20 - 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर थर्ड बोहर ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के लिए, थर्ड के लिए तो एन की वैल्यू आपके पास थर्ड है, जेड की वैल्यू 1 है, तो पहले आप टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी निकलेगी क्या, टोटल एनर्जी का फार्मूला वही है, दैट इज -13.6, ये है आपका। तो कितना आएगा थर्ड के लिए, ये -13.6, ये 9, तो इसको आप देख सकते हैं, ये आएगा 1.51 माइनस में। ठीक है, अब पूछा क्या पहले इसमें, इसमें पूछा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखें माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का माइनस कर लें आप, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पहले से माइनस, और ये -1.51, तो ये आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने पता है, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है टोटल एनर्जी का, तो इसका हाफ कर दीजिए। टोटल एनर्जी जो आई हुई है -1.51 का भी क्या कर दो, हाफ कर दो, तो हाफ करके कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी पूछिए, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल ली ना, काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई आपकी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली ये। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का क्या कर दें, यस ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, ये निकल गया हमारा 1.51, ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो निकली उसका 2 टाइम ले लो आप। तो ये आया आपका, कितना निकला, माइनस में निकली है ये वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस में होती है आपकी, तो ये आपका निकला 1.51, इससे मल्टीप्लाई करके आपका आएगा ये 3.02। ठीक है, तो 3.02 आपका क्या है, इसका आंसर है। तो आप इसमें देख लें कहाँ कहाँ ये फिगर मैच कर रही है आपकी। ठीक है, तो आपने पहले देखिए, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक किया हमने। हमने पहले टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई, माइनस में निकली है, दिस कम्स टू बी 1.51, तो ये तो आपकी निकलेगी टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी के बाद हमें पहले काइनेटिक हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन आपका कैसा है, आपका रिलेशन ऐसा रहता है, देखिए आपका रिलेशन ये है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का अगर काइनेटिक एनर्जी उसके बीच में रिलेशन लिखे हैं तो ये होता है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ये, तो इस रिलेशन से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव में आएगी। और जो आपकी अगर ये निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी आपकी, दैट इज माइनस में आएगी, और वो कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इन माइनस। ठीक है, और वो आएगी आपकी 2 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू -1.51, तो ये आपकी निकली 3.02, तो ये वाली माइनस में, और उसी तो ये आपकी वैल्यू। पहले पूछा है इसने काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर दिस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। तो हीलियम प्लस में आपको डिफरेंस निकालना है, एक फोर्थ का और एक थर्ड का। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है रेडियस का, दैट इज 0.529 ओवर एन स्क्वायर एंड जेड, ये फार्मूला रहेगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अगर हम इसको फार्मूले से करें तो ये क्या आएगा, R4 माइनस R3 क्या आ जाएगा, 0.529, और जेड तो फिक्स रहेगा क्योंकि हीलियम के लिए जेड, और जेड कितना रहेगा हीलियम के लिए यहाँ पे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितनी वैल्यू रहेगी इसकी,
तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, कितनी वैल्यू रहेगी इसकी। सॉल्व करके ये आएगा नियर राउंड हमारा, यहाँ जेड हमारा किसके लिए, यहाँ पे यहाँ द्वारा इसको रीड करें हीलियम के लिए, तो जेड की वैल्यू हमारी सेम हीलियम के लिए क्या आता है 2, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा हमारा N4 का स्क्वायर और N3 का स्क्वायर। N4 तो क्या है 0.529/2 और यहाँ 4 16 और थर्ड के लिए क्या आएगा 9, तो 1697। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 0.529/2 एंगस्ट्रॉम में, इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं बाद में, पहले एंगस्ट्रॉम में निकलेगी तो ये 7 आएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास दिस कम्स टू बी 1.8510⁻10 मीटर। ठीक है, ये जो आपका 10⁻10 ये कहाँ से आएगा, क्योंकि आप पहले इस किस में ले रहे थे एंगस्ट्रॉम में, आपको किस में यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो इतना आएगा नियर राउंड। इसका आंसर ये आने वाला आपका सी। चेक कर लें आपको इसको, अच्छा ठीक है, खुद सॉल्व करके चेक कर लें, ऐसे मुझे एक्सपेक्टेड है इतना आंसर आएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लें। ठीक है, ये 3.5 आता है, तो इसको 3.5 को इतने मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स टू बी दिस फिगर। आगे मूव करते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो लोडिंग अपलोडिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा इजली आप खुद भी सॉल्व करके देख लें। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वुड हैव टू बिकम सो दैट फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एक्स वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। तो कोई एटम है, एटॉमिक नंबर उसका एलिमेंट का एक्स है, तो डेफिनेटली इस पे चार्ज भी कितना होगा, एक्स ही होगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो फोर्थ, उसका जो फोर्थ ऑर्बिट होगा वो किसमें फिट होना चाहिए, बोर के फर्स्ट ऑर्बिट। तो बोर के फर्स्ट ऑर्बिट क्या हमें पता ही होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू। और जो उसका जो ऑर्बिट है वो एटम का, वो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, यही लगेगा ओवर एन स्क्वायर, और यहाँ जेड के ले लेंगे एक्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसका वही होगा, तो यही निकालना है एक्स। ठीक है, और ये किसके लिए, फोर्थ के लिए, तो फोर्थ तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये कट गया तो बचा क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/x = 1, तो x कितना आया 16 आ जाएगा आपका, 16 आने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो आपका बोर का फर्स्ट ऑर्बिट है उसके, वो किसके उसके अंदर की कौन सा ऑर्बिट, उसके दोनों की रेडियस बराबर होगी, जो है आपका जो एक्स एलिमेंट का रहेगा तभी वो उसमें फिट हो रहेगा ना फर्स्ट ऑर्बिट में। तो मैंने जो एक्स का, तो उसमें वही फार्मूला लगाया जो हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए हम लगाते हैं रेडियस का, कौन सा 0.529 × n²/z। ये जेड कहाँ से लिया, ये वही एलिमेंट का जो है इन्होंने दे रखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, वही जेड होता है। ठीक है, जेड न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या प्रोटॉन नंबर। तो इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, वेलोसिटी का रिलेशन ये रहता है, मैंने बताया आपको, ये बोर वेलोसिटी है, उसको साथ ये रहता है, और वी नॉट ये आपका नंबर है 2.138 10⁻⁶, फिक्स है बेटा। ठीक है, तो उसमें आप थर्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले आप थर्ड के लिए निकालते हैं, और फिफ्थ के लिए, थर्ड के लिए क्या आएगी 1/v0/3, और फिफ्थ के लिए क्या आएगी v0/5, तो ये है 5:3 हो जाएगा, 5:3। ठीक है, क्योंकि दोनों किसके लिए निकाल रहे हैं, लिथियम के लिए, तो जेड की वैल्यू तो सेम रहेगी लिथियम के लिए, कितनी 3 तो डेफिनेटली 3 कट जाएगा आपस में, तो ये आएगा 5:3। इसको आप देख लें करके। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 21 नंबर कहता है द रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज r, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोर इन बोर एटम में, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं पहले। तो सेकंड के लिए कैसा निकलेगा आपका, सेकंड के लिए निकलेगा ये आपका दिस इज 0.529/सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 4, और ठीक है, जेड एक ही एटम है आपका, सेम ही एटम है। ठीक है, तो यहाँ जेड की वैल्यू सेम रहेगी, रिमेन सेम, और ये किस R2 है किसके बराबर, R के बराबर, तो 0.529
मल्टीप्लाई 4, ये आर आपका, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेकंड अभी किसके बराबर है, इज आर द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कैसे निकलेगा, 0.529 ओवर एन स्क्वायर, सॉरी एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट तो एन, तो ये आपकी थर्ड के लिए आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू आर ओवर 4 है ये, 0.529 किसके बराबर है, आर ओवर 4 के बराबर है, आर ओवर 4, तो इसको लिख सकते हैं आर ओवर 4 मल्टीप्लाई, इन टर्म ऑफ आर निकालने ना आपको, और 9 3 का, तो 9 ओवर 4 आई आपकी आर, तो 9 ओवर 4 आप डिवाइड करेंगे तो कितना 2.25 आर आएगी, इसको सॉल्व ये आएगा आपका 2.25 आर, इस तरीके से इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 0.5 जो बोर रेडियस है वो कितनी है, आर बाय 4 है, यही बोलना चाहता है, यहाँ से निकला है क्योंकि हमारा जेड तो सेम रहेगा दोनों में, तो 0.529 इज इक्वल टू आर टू ओवर 4, आर टू है क्या आपका, दैट इज आर। अब हम पुट कर देंगे जो आर थर्ड बोर रेडियस निकालेंगे, वहां पे 0.529 को किसके इक्विवेलेंट कर देंगे, आर ओवर 4 के इक्विवेलेंट, और इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, which Bohr orbit of beryllium 3 plus has same orbit radius as that of the ground state of hydrogen। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की तो क्या होती है पता हमें, 0.529, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम बोर रेडियस कहते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, बेरिलियम में कौन सा वो शेल है, ऑर्बिट है जिसकी रेडियस आपकी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो चलो हम मान लेते हैं वो सेल कौन सा एन है, तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या लगना था हमारा, ये लगना था, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेरिलियम के लिए 4, ठीक है। तो ये आपका कट गया, तो एन स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1, तो एन कितना आएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एन आने वाला है 2, तो 2 आएगा इसमें आंसर आपका। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा उसने कि आपका ऐसा कोई ऑर्बिट है बेरिलियम 3 प्लस में जिसका जो रेडियस है वो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के इक्वलेंट है, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी और इसके बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। तो यार हम जानते हैं वेलोसिटी का ये रिलेशन है, ठीक है, यहाँ एन और ये जेड ये रिलेशन है, तो इसके साथ तो डायरेक्ट वेरी कर रही है, इसके साथ इन्वर्स वेरी कर रही है। अगर वी ओवर एन, एन का ग्राफ बनाएंगे हम तो ऐसे आएगा ग्राफ, ये बिल्कुल सही है, और वी ओ वन ओवर एन का बनाएंगे तो ये कैसे आएगा ग्राफ, ऐसे आएगा लाइन से, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा फिर, अगर वी वन ओवर एन का, क्योंकि डायरेक्ट वन ओवर एन के साथ कैसे वेरी कर रही है, वन ओवर एन के साथ अगर वी का देखें तो कैसा डायरेक्ट है, पर एन के साथ कैसा इनवर्स, तो पहले वाला ग्राफ तो ऐसे बनना वाला है भाई, पहला ग्राफ तो बिल्कुल सही है वी ओवर एन का, और दूसरा ग्राफ अगर वन ओवर एन के साथ आएगा ऐसे बनेगा, ये भी सही है। और जेड के साथ कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्ट वेरी कर रही है, ठीक है, जेड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये भी सही है। ये ग्राफ गलत है, फिर इसमें इनकरेक्ट पूछा तो ये गलत है, ऐसा ग्राफ है ही नहीं, देखो वी ओवर एन का ग्राफ यहाँ ऐसा दिया हो यहाँ ऐसा दिया हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो डी आंसर गलत है इसमें, ठीक है। तो डी आंसर इसमें क्या आएगा आपका, गलत आएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, ये 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, what is the frequency of revolution of electron present in second Bohr orbit of hydrogen atom। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालनी है, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में कर रहा है, कौन सा है वो, सेकंड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऐसे देखा होगा आपने, वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हम पहले टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम व्हाट, वी ओवर डी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है क्या, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आएगी, वी ओवर डी। तो यहाँ पे डी क्या आएगा आपका, डी इज योर, आपका आएगा कैसा घूम रहा है आपका सरकमफ्रेंस में आपका, तो 2 पाई आर आएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनने वाला है, हमारा फार्मूला बनने वाला है फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी, सेल की वेलोसिटी, और 2 पाई आर एन, ये बनने वाला है। अब मैं यहाँ पे वी एन लिख रहा हूँ और आर एन लिख रहा हूँ, ये आर एन मतलब ये वो वाला सेल है, वो वाला ऑर्बिट है, और वी एन उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी है। तो हमें इसका फार्मूला ही पता है, इसका भी फार्मूला पता है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे इसका आंसर आएगा, सिंपल हमारे पास, हम किसके लिए निकालेंगे, पहले वी एन निकालेंगे, वी एन निकालेंगे किसके लिए, वी एन निकलेगा हमारा
सेकंड के लिए। तो ये अगर आप सॉल्व करके देखें तो इट्स कम्स टू बी, मुझे तो याद है इतना नियर राउंड निकलता है ये 1.08 10⁻6 मैंने निकाल के देखा हुआ है, आप चेक कर लें मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसको नीचे सॉल्व करें तो ये भी नियर राउंड आर सेकंड के लिए निकालेंगे आप सेकंड ऑर्बिट में आपका, तो रेडियस सेकंड ऑर्बिट के लिए कितना निकलेगा आपका 2.1 टू 10⁻10 -10 के करीब साइज। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आप देखते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा 8.2 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो ये आपका आने वाला है। तो मैं आपको फार्मूला बता दिए कि क्या फार्मूला आप लगाएंगे। पहले वी एन निकालेंगे सेकंड ऑर्बिट के लिए और आर एन निकालेंगे सेकंड ऑर्बिट के लिए, और यहाँ पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसको 8 पॉइंट इतना आएगा आपका डी आंसर, चेक कर लें आपका आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो चेक करते हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से वेरी नहीं करती। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आप चेक कर सकते हैं रिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये मुझे सस्पिशियस लग रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया आपको कि जो फ्रीक्वेंसी थी वो कैसे वेरी कर रही थी आपकी, वो कर रही थी वी एन और नीचे क्या था आपका 2πr n। ठीक है, और वी एन होता है क्या हम जानते हैं, वी नॉट ओवर एन जेड, और आर क्या था आपका आर नॉट ओवर एन स्क्वायर जेड। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या रिलेशन आ रहा है आपका, ये आपका एन जेड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर और एन से मल्टी तो एन क्यूब। बिल्कुल सही आ रहा है रिलेशन यहाँ, फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये बिल्कुल आपका करेक्ट रिलेशनशिप है। बाकी कूलम्बिक फोर्स में ऐसा नहीं होता है, आर के साथ देखा होगा आपके साथ वेरी करता है, ये किस तरीके से वेरी करता है कूलम्बिक फोर्सेस, तो कूलम्बिक फोर्सेस में तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आता है आपका ऐसे वेरी करता है ये जेड ई स्क्वायर और 4π/0 और साथ में आर स्क्वायर। तो आर है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा आपका जेड के साथ सिर्फ कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ जेड स्क्वायर कर दिया तो गलत होगा ये। तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन होने वाला नहीं, यही लग रहा है सही इसका। बाकी आप चेक कर लें प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, इसमें सिर्फ यही आंसर आएगा, सी आंसर आने वाला है इसका, देख लें आप। अच्छा, बाकी मैंने चेक नहीं किए हैं, पर मैं फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन डायरेक्ट इसमें ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड में पकड़ लिया मैंने, तो डेफिनेटली इसका मुझे लगा कि ये शायद मैच कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन nth ऑर्बिट में, हमें पता हुआ है कि 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है, तो उतनी वेव्स बनेंगी n टाइम्स। तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या बनाता है, माइक्रोस्कोप पार्टिकल की मोशन कैसी होती है, वेव मोशन रहती है, तो जितना सर्कमफ्रेंस रहता है दैट इज इक्वल टू n टाइम ऑफ लैम्डा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्ट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर मॉडल और हाइड्रोजन एटम के साथ कौन मैच नहीं कर रहा है भाई इसमें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्वांटाइज, बिल्कुल सही है, बोर ने कहा था। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, बिल्कुल जितना नजदीक रहेगा अपनी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड, बिल्कुल सही है, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये बोर ने नहीं दिया था, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था जिसने क्वांटम मॉडल की क्या की थी, क्वांटम मॉडल के लिए जिसने आगे एक वे बनाया था। ठीक है, तो ये डेफिनेटली गलत है डी, बाकी ये सारे मैच करते हैं। आगे चलते हैं 28, विच इज द सेपरेशन एनर्जी ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें क्या निकालनी है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम 3+ की है, तो हम जानते हैं क्या होता है 1s2 2s2, तो आपका एन की वैल्यू तो 2 मिल गई यहाँ पे। अब क्या आएगा हमारा, हम जा रहे हैं सेपरेशन एनर्जी, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई सेकेंड, तो कैसे आएगा ये माइनस, ये तो जीरो हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा आपका यहाँ पे जेड स्क्वायर ओवर एन,
तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे आपकी, दैट विल बी सेकंड 4, और ये भी कितना होगा 4, तो ये 4 कट गया, कितना आया 13.6, 13.6 ही आ रही है आपकी, क्या आ रही है आपकी 13.6। तो देखा होगा आपने, ये हमारा एनर्जी कितनी निकली आपकी, वही एनर्जी निकली है, इतना सेपरेशन एनर्जी कितनी आएगी 13.6। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस से सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी लगेगी, सेपरेशन एनर्जी सम हाउ इक्वल टू आयनेशन एनर्जी। ठीक है, ये आयनेशन एनर्जी होती है सेपरेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, आयनेशन एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ इनफाइनाइट लेवल में ले जाते हैं। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी निकालने के लिए पूछा उसने, तो और आपकी उसमें एन की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है इसकी, यही है 1s2 2s2, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2p, और 2 वैल्यू सही है 2। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। इफ द बोर मॉडल फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन एटम time period of revolutions is represented by T, N and Z, where N represent the shell number, Z represent atomic number, then T12 and T21 will be। तो पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन निकाला था, वो का फार्मूला था ये 2πr। ठीक है, और ये कैसे आया था, जब हमने निकाला था ये आया था आपका Z²/N³ ये आया था। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो क्या आता है, टाइम आता है, तो कितना आएगा, ये आएगा N³/Z बन जाएगा आपका Z²। इसी फार्मूले से निकल आएगा हमारा आंसर। टी आपका पहले कितना है 1:2, और दूसरा रेशो क्या है 2, तो ये आएगा आपका T12 के लिए ये बन जाएगा आपका कितना 1, और नीचे क्या आएगा 2 का क्यूब, सॉरी आपका बन जाएगा N³। N³ तो N की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा ऊपर, और यहाँ 1 का क्या आएगा स्क्वायर, और T21 के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो Z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और N क्या हो जाएगा आपका, N कितना यहाँ पे 1 का क्यूब। तो अब कर सकते हैं इसको, कितना है 32/1, तो 1/32 इसका रिलेशनशिप रहेगा 1/32। सॉल्व करके देख लें इसको आप, 1/32 के करीब करीब आएगा, मैंने शायद उल्टा सॉल्व कर दिया इसमें, आप चेक कर लें यही आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है आपका जो मैच कर रहा है इसके साथ। इसमें सिंपल ये वाला फार्मूला लगा दें डायरेक्ट। ठीक है, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करते दिखा देता हूँ एक बार कैसे मैंने इसको लिया। क्योंकि अगर आप T12 निकाल रहे हैं, तो आपके पास ये T12 के लिए क्या आएगा आपका, मैंने बताया आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी की वो क्या थी आपकी, वो थी Z, ये ऐसा रिलेशन था आपका। ठीक है, पर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा टाइम, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा N3/Z² हो जाएगा, तो इसके लिए आएगा 1/2 और ये आ जाएगा Z12 का स्क्वायर। और जब T21 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये N1 का स्क्वायर क्यूब, और नीचे क्या आएगा Z21 का क्यूब। इसको आप रेसिप्रोकल करके तो उल्टा हो जाएगा ये, इस तरीके से ये आंसर आने वाला आपका। ठीक है, सॉल्व करके देख लें इसको आप। ये मैंने वहां से डिराइव किया, जो मैंने पीछे सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आपको रिलेशनशिप बताना था, उसमें ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वेरी करता है ये। ठीक है, आगे मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रेडिटेड इन बोहर थ्योरी। तो ये बोहर थ्योरी से क्या है, अभी सामने पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई थी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी किसी, तो यहाँ पे हम किसको देंगे डिस्क्रेडिट, एंगुलर मोमेंटम। क्या रहेगा इसका आंसर आपका, एंगुलर मोमेंटम रहेगा इसका आंसर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात की उसने जब बोर ने, और मैंने बता दिया आपको किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करके वहां बताया, वो मैं भी यहाँ रिलेशन लिख रहा हूँ आपको। वो रिलेशन था आपका mBr=NH/4π ये। ठीक है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात हुई यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा दिस वन डी। Next question, what is the ratio of time period T1/T2 in second orbit
ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया, थर्ड और इसका वही टाइम का रिलेशन। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन, तो हमारा वही टाइम का रिलेशन हमने भी स्टडी किया, दैट इज व्हाट, एन क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। तो ये आपके लिए किसके लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू पता है, और कौन सा आपका थर्ड सेकेंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, और जेड कितना आएगा यहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, एन की 2 तो ये हो जाएगा 8 और 1 आएगा। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, हीलियम के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए कौन सा आपका एन वैल्यू कितनी है 3, पर इसका हीलियम के लिए आपका जेड की वैल्यू क्या आएगी 2। तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली क्या है हमारी, 3 का क्यूब कितना हो गया आपका 27, और जेड कितना आएगा आपका नीचे, जेड का स्क्वायर 2 अब इनका क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेके देखिए, 8/1 और 27/4, तो क्या होगा 32/27, ये रहेगा आपका 32/27, इसका आंसर आने वाला है, ये रेसिप्रोकल रहेगा। इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इसी फार्मूले से बन रहे हैं क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 32 number question, mass of electron is m, charge is e, and it is accelerated from rest through a potential difference of v volt, the velocity acquired by the electron will be। तो हम जानते हैं जो पोटेंशियल में आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो इस रिलेशन को अब यूज करेंगे, ई वी चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पूछा कि हमसे पूछा है कि वो कौन सी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो v निकालना है। तो v क्या आएगा आपका 2e/m√, ये इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको m से डिवाइड कर देंगे और इसका अंडर ले लेंगे और बन जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये c है, इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। ठीक है, 34 क्वेश्चन कहता है, एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस गिवन -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ, आपको एनर्जी यहाँ पे किसकी देखनी है, आपको एनर्जी बतानी है यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट हीलियम प्लस की। तो बहुत इजी था ये, हीलियम प्लस की। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो ये एनर्जी आपकी फर्स्ट गिवन है और E2 आपको कैलकुलेट करनी है, और हम जानते हैं एनर्जी में यहाँ आपका दोनों एन की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। तो ये आएगा Z1 स्क्वायर और ये आएगा आपका Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज आपका हाइड्रोजन का और न्यूक्लियर चार्ज किसका, तो यहाँ पे E1 आपको गिवन है कितनी है, E1 इज गिवन टू यू, दैट इज -3.41, और E2 आपको निकालनी, दैट इज x, और Z1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और Z2 कितना आपका 2 का, क्योंकि हीलियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 2, एटॉमिक नंबर इसका कितना 2, तो यह है 1/4। तो x कितना आएगा आपका -3.41, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगी नियर अराउंड आपकी माइनस, ये आएगी 13 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप, यही आएगा 13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी आपकी। तो इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 35, इसमें आपको nth और बोर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट की वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पे एनर्जी वैल्यू, आपको ग्राफ यहाँ दे रखे हो कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है एग्जैक्ट। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय En इक्वल टू -13.6/n² जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। द ग्राफ ऑफ E वर्सेस जेड, जहाँ पे आपने n को क्या किया कांस्टेंट। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है इसमें। ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ये वाला ग्राफ ऊपर को पॉजिटिव है, जबकि हम जानते हैं एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन है या माइनस का। तो ये वाला ग्राफ बन सकता है ये और इसके बीच में, अगर इनको कांस्टेंट करते हैं तो ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, और ये तो गलत है, ये भी गलत है, उसमें सही आंसर आएगा बी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे मूव करते हैं। If the E naught be permittivity of vacuum and R is the radius of orbit H atom in which electron is revolving, then velocity of electron given by,
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से राइज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स से। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हैं हम, जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज सॉरी, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेके करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई सेल नॉट, और यहाँ आएगा जेड ई स्क्वायर ओवर आर। ये है आपका, ये कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ से हमें वी निकालना है, तो वी निकाल सकते हैं, जहाँ जो आपका कटता है वो काट दीजिए। तो वी क्या आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है वी, तो कितना आएगा वी आपका, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आता है आपका 1/4, और एम भी नीचे जाएगा आपका, ठीक है। और पर जेड, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ई स्क्वायर और, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका अंडर, यहाँ स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट ले लो आप, तो अंडर रूट पूरे का लेंगे तो क्या आएगा ऊपर, ये आएगा आपका 4 पाई नॉट एम आर का अंडर रूट, ये आएगा आपको। तो ये आपका वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी, ए वैल्यू आएगी इसमें आपकी। इसको सॉल्व करके देखो तो आपको आंसर मिलेगा ए। चेक कर लें अब इसको, आगे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और कंसिस्टेंट्स विद द बोहर थ्योरी ऑफ एटम। तो बोहर थ्योरी के लिए कौन से पोस्टुलेट सही हैं अभी, चलो चेक करके देखते हैं। फर्स्ट आप 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब रेडिएशन। ये भी गलत है, टोटली रॉन्ग, ये बोर ने नहीं कहा हुआ है। लोएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आर दोज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। डेफिनेटली इतने न्यूक्लियस के नजदीक आपका ऑर्बिट होगा, वहां एनर्जी इतनी क्या होगी आपकी, लोएस्ट होगी। थर्ड भी ट्रीट करते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम के शेल टू एम शेल बाय मीटिंग रेडिएशन। आप के से एम में जा रहे हैं हाई एनर्जी में, तो मीटिंग नहीं होगी, ये गेन करेगा, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ यही लग रहा है पॉस्टुलेट नंबर 2 जो मैच करता है आपका। आगे मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। आयनेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। व्हाट वुड बी आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन पोटेंशियल निकालनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिथियम के लिए, तो बहुत इजी सा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिथियम के लिए अगर आपको निकालनी है तो क्या आएगी, वो आएगी आप आयनेशन एनर्जी आपकी वो आएगी इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी माइनस, यहाँ आएगी आपकी एनर्जी ऑफ, कहाँ होगा आपका लिथियम में आपका 2 पे होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 1s2 2s2 ये आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 पे। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। ये तो आपकी जीरो हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये -13.6, और लिथियम के लिए जेड क्या होता है 3, और आपका एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा 2 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करके देखिए 13.6 यहाँ आएगा, कितना आएगा आपका, दिस 2 भी 3 3 9, ये हो जाएगा 9/4। तो उसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर बैठता है आपका। तो ये आएगा नियर अराउंड 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ है 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी कंटेंट पर फोटोन फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको एनर्जी, तो एनर्जी हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको इजीली कर सकते हैं, एच की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन कितने हैं 4.2 10⁻14, ठीक, ये गिवन है आपको। दिस एनर्जी सॉरी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में गिवन है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा आपको नियर अराउंड, इसका आंसर आपका ये रहेगा, मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर रहेगा आपका, ठीक है। उसको देख लें आप 2.8 10⁻⁻19 आएगा। आगे मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ईएमआर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इज 91 नैनोमीटर, एनर्जी नीडेड फॉर ट्रांजिशन। तो यहाँ भी सिंपल सा है वो एनर्जी, तो इन टर्म ऑफ वेवलेंथ ऐसा रिलेशन रहता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है तो आपको इसको सीधा एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख देंगे 1240 और ये लैम्डा नैनोमीटर में लेंगे आप इसको, ठीक है। तो नैनोमीटर पे अगर आपको दे रखी है तो कितने नैनोमीटर दे रखी है यहाँ पे 1240, और नैनोमीटर में दे रखी है आपको 91
तो उससे डिवाइड करके देखें कितना आता है ये भी 13.6 के करीब करीब आएगा। जहाँ वैल्यू दे रखी होगी आप इसको चेक कर लें, ठीक है। ये फार्मूला आप लगाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने आपको एनर्जी निकाली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी ये। आगे मूव करते हैं। 41 विच ग्राफ शो हाउ द एनर्जी ईयर फोटोन्स ऑफ लाइट रिलेटेड विद वेवलेंथ। तो कैसे हमारा कैसा रिलेशन है, अभी हमने देखा कैसा रिलेशन आ रहा है आपका। आपका रिलेशन है इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो अगर आप 1/λ के साथ जिसका एनर्जी का करेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा, ये ऐसे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। पर लैम्डा अगर इसके साथ कैसा इन्वर्स है तो कैसा रिलेशन आना चाहिए, ऐसा रिलेशन आना चाहिए लैम्डा के साथ इसका, किसका, ई का। जैसे ऐसे लैम्डा बढ़ रहा है आपकी एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इसका सही आंसर डी आएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 42 नंबर क्वेश्चन। Assume that 2.10 raised to minus 17 joule of light energy is needed to interior of human eyes to see the object. How many photons of yellow light with lambda 595.2 nanometers are needed to generate the minimum energy? तो सिंपल है ये, आपको फोटोन कैलकुलेट करने हैं और ये फार्मूला रहता है हमारा अगर वेवलेंथ मेंशन आपको तो, ठीक है। तो सिंपल आपके पास एनर्जी आपको ये अगर आपको यहाँ, चलिए इसको एन निकालेंगे हम। तो अगर एनर्जी हम इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा नैनोमीटर में दे रखी है और एनर्जी आपको गिवन है दैट इज 2.10 रेज़ टू पावर कितना है -17, पर ये किसमें आपकी जूल में, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना तो उसको डिवाइड कर दीजिए 1 कूलम चार्ज से, ठीक है। -1.6 10 टू -19 से इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करके देख लें, आपको एन मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 590 पॉइंट कितना देखिए 595.5 नैनोमीटर। तो यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करें, एन मिल जाएगा आपको। और एन की वैल्यू यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा डी। डी आंसर आने वाला है इसका, चेक कर लें इसको आप, ठीक है। सॉल्व करने बैठे लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा मैं इसको आपको आंसर इसको रिवील कर रहा हूँ। मैंने इनके आंसर पहले सॉल्व करके चेक किए हुए हैं, देन आई लेटर आई पोस्टेड दिस वीडियो फॉर यू, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 43 नंबर क्वेश्चन चला। लाइन स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लाइन स्पेक्ट्रा किसका आता है, अभी एटम का आता है। लाइन लाइन स्पेक्ट्रा किसका आता है, आपका एटम का, ठीक है। 44 नंबर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम एन एलिमेंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन। एलिमेंट कुछ भी तरह का स्पेक्ट्रा दे सकता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी एलिमेंट का होता है, लाइन स्पेक्ट्रा भी आता है और एब्जॉर्प्शन से बनता है, ये अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये सारी बातें सही हैं ऑल अबाउट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन हीलियम आयंस टेक फ्रॉम N2 टू N1 शेल सच दैट। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। तो आपको पहले N2 N1 निकालना पड़ेगा, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो इक्वेशन दे रखी है। अगर इस इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा 24, यहाँ कितना आएगा आपका 4, तो N1 N2 जो है आपका वो क्या आया 6 आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, N2 इक्वल टू कितना 24, तो N2 कितना आया आपका 6। और इसकी जब वैल्यू 6, N2 की वैल्यू 6 पुट कर दी, किसी इक्वेशन में पुट कर दो N2 की वैल्यू, तो यहाँ पे N1 कितने आने वाला है आपका, N1 आएगा आपका 2, चेक कर लो 2। तो N1 भी निकल गया आपका और N2 भी निकल गया, पुट करिए 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करके देखें कितना आएगा, ये 10 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए और 10 आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे ये आएगा डी आंसर आपका। हाँ 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाल्मर सीरीज इफ एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। तो वाल्मर में आपका, हम जानते हैं वाल्मर किस रीजन में आती है, विजुअल रीजन में, अल्ट्रावायलेट में लाइमन आती है। तो N2 क्या रहेगा आपका, हायर एनर्जी लेवल रहेगा आपका, दैट विल बी ग्राउंड एनर्जी लेवल क्या रहेगा N1 आपका 2। और जो N2 है आपका एक्साइटेड लेवल, उसको क्या माना उन्होंने N, तो उसको पुट करके आप इक्वेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या आता है हमारा, दैट इज R और Z, ठीक है। Z इसका जो वैल्यू रहेगा Z स्क्वायर और 1/N1 रेडबर्ग कांस्टेंट है R, ये
N1 और 1/N2 का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखिए यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू है। N1 आपको गिवन है, दैट इज 2, तो क्या आएगा, आर जेड की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/N1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपका N। ठीक है, इसको पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, ये N2 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 4N क्योंकि इसका एलसीएम लेके आप ना, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, N और सॉरी 2 का स्क्वायर ये आएगा क्योंकि 4 है यहाँ पे इस तरीके, तो N-2 को कैसे मेंशन कर सकते हैं, N स्क्वायर 2, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर क्या होगा, N-2 N+2, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला मेंशन कर रहा है, देखिए ये बिल्कुल सही जवाब, इसका तो 20 का आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से इसको क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं 47। 47 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द मल्टीपल और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू। तो मल्टीपल और फाइन स्ट्रक्चर क्यों आता है, जब मेन एनर्जी क्या करती है, डिवाइड हो जाती है, तो प्रेजेंस ऑफ मेन एनर्जी लेवल नहीं, प्रेजेंस ऑफ सब लेवल, जब एनर्जी में क्या आ जाते हैं, डिफरेंट सब लेवल आ जाते हैं, तो आपका स्पेक्ट्रम और फाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये आएगा, ये 8 नंबर क्वेश्चन, द इंक्रीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल। तो जब भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है तो हमने देखा हो कैसा रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है, ऐसा रिलेशन है भाई, ये रिलेशन है आपका एनर्जी का, तो इसको फिर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है एनर्जी लेवल, आपका एडजस्ट एनर्जी लेवल से क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर in term of Rydberg constant when transition of electron take place between two level of helium plus और उनका आयंस whose sum is 4 and difference is, तो आप में दो एनर्जी लेवल का यहाँ पे सम और वो दे रखा है आपका। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, वेव नंबर, इसमें आप 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे हम, तो दिस इज गिवन टू यू, क्या दे रखा है आपको, N1 प्लस N2 दे रखा है, इनका सम और डिफरेंस कितना दे रखा है इनके बीच में, दैट इज 2। तो यहाँ से हम इसको अगर प्लस माइनस करते हैं तो मिल जाता है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, जो आपका N1 है वो कितना आएगा 3, आप सॉल्व कर दीजिए क्योंकि 2N और यहाँ आएगा 6, तो N1 आने वाला है 3। अगर N1 3 आ रहा है तो N2 कितना आएगा, N2 आएगा आपका 1, तो N2 N1 आपको मिल गए, N2 N1 आपको मिल गए, N1 मिला 1 और N2 मिला 3, तो आप इसको वेव नंबर इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, वेव नंबर क्या आएगा आपका, वेव नंबर वही आएगा आर जेड स्क्वायर 1/N 1 का स्क्वायर 1/एक्साइटेड का स्क्वायर। इस तरीके से आपका रेडबर फार्मूला लगा के आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कितना आएगा, ये है कि हीलियम एटम है तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ जेड की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे N1 कितना है 1 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4R और यहाँ हो जाएगा आपका 9, 9 माइनस 1 तो 8, 32R/9 आएगा, 32R/9। तो देखिए कहीं 32R/9 आपको नजर आ रहा है, तो ये आपको 32 ये आया बी आंसर आपका। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर फॉर स्पेक्ट्रल लाइन एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन फ्रॉम N3 टू N2। अब आपकी ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, N3 से, हायर एनर्जी से आप लोअर एनर्जी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, वेवलेंथ आप वेव नंबर निकाल दीजिए, उसका रेसिप्रोकल निकाल लो उसका, तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है, आप किस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, क्या आंसर मैंने कैलकुलेट किया था 73, इसका आंसर आएगा 73 के करीब करीब, और लिथियम 2+ आयन है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, जेड कितना आएगा 3। ठीक है, और ट्रांजिशन में आपका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है वो क्या आपका, ग्राउंड एनर्जी लेवल आपका है 2, N1 की वैल्यू 2, और N3 कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है आपकी हायर एनर्जी, N2 एक्साइटेड एनर्जी लेवल क्या आपका 3 से,
तो यहाँ इसमें रेडबर्ग फार्मूला लगा के, रेडबर्ग फार्मूला आप जानते हैं, यही होता है रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट जेड आर, और यहाँ पे आता है 1/n1² और n2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को लगा के वेव नंबर मिल जाएगा। और वेव नंबर होता क्या है? रेसिप्रोकल वेव लेंथ, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट वेव लेंथ, और वेव लेंथ 73 नैनोमीटर के करीब करीब आएगी आपकी। तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन फर्स्ट लेवल के अभी सॉल्व किए हैं। इससे आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बहुत से इसके फंडामेंटल क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, जो आपको आईआईटी मेन और एडवांस लेवल में हेल्प करेंगे। साथ में नीट लेवल के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी फ्रेम्ड है, ठीक है। तो ये नरेंद्र अवस्थी जी की बुक है, जिससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए थे और डायरेक्ट मैंने इनको सॉल्व करके आपके सामने रखा हुआ। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस हेल्दी सेशन। आप आशा करता हूँ कि आप इस सेशन को एंजॉय करते हैं, जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप उसको एंजॉय करते हैं और उसको देखते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि आई हैव टू इम्प्रूव लॉट, तो आप मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल के लिखें, ताकि मैं अपनी वीडियो को और आपके लिए अच्छा बना के आपके सामने रखूं। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस।